Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसका जो क्विज होगा वो भी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला इज रिलेटेड टू विच स्टेट। अंबुबाची मेला, अब देखो जो फेयर होते हैं, फेयर हो गए, फेस्टिवल्स हो गए या फिर कोई डांस फॉर्म्स हो गए, ये आजकल एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ें होती है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो अंबुबाची मेला ये कौन सी स्टेट का है? तो ये है असम स्टेट का। असम स्टेट के अंदर कामाख्या टेम्पल में अंबुबाची मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो ये 5 डेज का होता है। 5 डेज का ये अंबुबाची मेला जो है वो लगता है और एनुअली ये जो मेला है वो लगाया जाता है। गॉडेस कामाख्या की इसमें पूजा करी जाती है। जो गॉडेस कामाख्या का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके लिए ये जो मेला है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो कितने डेज का होता है? यूजुअली नॉर्मली अगर हम बात करें तो 5 डेज का होता है। तो ये जो मेला है ये भी 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन से मंथ में होता है? ये आहार महीने में होता है। जो असम का मंथ है आहार महीना, तो उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल जो ये मेला था ये 22 ऑफ जून से लेकर 26 ऑफ जून तक चला था, राइट। 22 से लेकर 26 ऑफ जून तक 5 डेज तक ये चला था वहां पे। और ये फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है, विमेनहुड को सिंबलाइज करता है। और इसको तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी बोला जाता है। तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे जिनके कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा तो वो यहाँ पे जाकर गॉडेस की पूजा कर सकते हैं। जो गॉडेस कामाख्या है उसकी पूजा कर सकते हैं। तो वहां से जो तंत्र मंत्र के जो भी तरीके होते हैं तो उस तरह से जो बच्चा है वो मिल सकता है, ऐसा माना जाता है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन सोलर कुकर्स। जीएसटी की रिसेंटली मीटिंग हुई है तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस करी गई है। तो जिसमें सोलर कुकर्स में जो जीएसटी का रेट है वो कितना कर दिया गया है? सोलर कुकर्स पे जीएसटी रेट है 12%। कितना हो गया है? 12% सोलर कुकर्स पे। तो कौन सी मीटिंग हुई है जीएसटी की? 53rd मीटिंग हुई है जीएसटी की, जिसको चेयर किया था हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो अब जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आई है? रेलवे सर्विसेज में जो जीएसटी है उसको हटा दिया गया है। जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दी गई है रेलवे सर्विसेज में। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे जो हम वेटिंग एरिया यूज कर रहे हैं या लाउंज वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो जीएसटी है वो नहीं लगाया जाएगा। हॉस्टल सर्विसेज पे, हॉस्टल सर्विसेज में अगर अकोमोडेशन, एजुकेशनल सर्विसेज में अगर अकोमोडेशन का जो खर्चा है मंथली वो 20,000 आ रहा है, रेंट प्लस जो भी खाने पीने का है, राइट। अगर 20,000 है और पर्सन 90 डेज तक वहां पे स्टे कर रहा है, 90 डेज तक स्टे कर रहा है और मंथली 20,000 पे कर रहा है तो वो जीएसटी एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे, इस पे यूनिफॉर्म रेट कर दिया है जीएसटी का 5% आईजीएसटी लगाया जाएगा। एयरक्राफ्ट के हम पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उन पे आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाएगा। यूनिफॉर्म कितना? 5%, राइट। आगे कार्टन्स, बॉक्सेस, केसेस, इन पे जो जीएसटी है वो 18% से कम करके कितना कर दिया गया है? 12% कर दिया गया है। कार्टन्स जो होते हैं, बॉक्सेस वगैरह जो गत्ते के बॉक्सेस होते हैं उन पे, केसेस पे जो जीएसटी है वो 18% से कम करके कितना कर दिया गया है? 12% कर दिया गया है। सोलर कुकर्स पे बढ़ाकर 12% कर दिया है जीएसटी।
सारे के सारे सोलर कुकर्स पे, और रिसर्च इक्विपमेंट्स पे जो IGST है वो हटा दिया गया है उनके एक्सपोर्ट्स पे फॉर द RAMA प्रोग्राम। RAMA प्रोग्राम क्या है? रिसर्च मोड अरे फॉर अफ्रीकन एशियन ऑस्ट्रेलियन मानसून एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। तो रिसर्च इक्विपमेंट्स पे जो IGST है वो हटा दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इज फॉर। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 आ चुका है। अब हमने देखा नीट का एग्जाम हुआ था, सबको पता है, काफी जो है नीट की चर्चा हो रही है कि जो नीट का एग्जाम हुआ है उस पे जो है वो सही नहीं था, तो उस पे काफी ज्यादा नकल वगैरह हुई है, चीटिंग कराई गई है बच्चों को, जिसके चलते हुए वो बच्चे जो 12th क्लास में फेल थे वो नीट के एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए नीट के एग्जाम में माना जाता है कि बहुत ज्यादा चीटिंग करवाई गई है। वो चीटिंग किस तरह से हुई, कैसे हुई, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है जो प्रॉपर इस पे देखेगी नीट के एग्जाम पे क्या प्रॉब्लम्स रही है, कैसे चीटिंग करवाई गई है, अगर पेपर लीक हुए हैं तो किस तरह से पेपर लीक हुए हैं, ये सब चीजें वो देखेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लाया गया है। कौन कौन से एग्जामिनेशंस के लिए है? ये है पब्लिक एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो हम एग्जाम्स देते हैं, लाइक UPSC के एग्जाम्स जितने भी हो गए, SSC के, NTA के, इन सब एग्जाम्स के लिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन है उसके लिए आया है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई चीटिंग करवा रहा है तो उसको 3 से लेकर 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है चीटिंग का, प्रॉपर तरीके से मतलब पेपर लीक करवाए जा रहे हैं या किसी भी तरह से जो चीटिंग करवाई जा रही है, तो उस केस में 5 से 10 साल की कैद होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी, और मिनिमम फाइन 1 करोड़ तक का रहेगा, राइट। अब जो नीट का एग्जाम हुआ था, राइट, नीट का जो एग्जाम हुआ था उस पे ये चीटिंग करवाई गई है, पेपर लीक हुए हैं, जो भी हुआ है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है जिसमें 7 मेंबर्स है, टोटल 7 मेंबर्स है। उसको चेयर कौन कर रहा है? फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन उस कमेटी के चेयरमैन है। तो ये आप प्रॉपर देखेंगे कि नीट के एग्जाम में कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, चीटिंग हुई है तो किस तरीके से चीटिंग हुई है, और आगे से हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये कमेटी देखेगी, राइट। इसके साथ ही जो NTA के डायरेक्टर जनरल थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि UGC के एग्जाम हो रहे हैं, कैट के, मैट के, ये सारे एग्जाम्स जो भी होते हैं तो वो NTA देखती है। तो NTA के जो डायरेक्टर जनरल थे उनको हटा दिया गया है। पहले थे सुबोध कुमार सिंह, इनको हटा दिया गया है, और अब नए डायरेक्टर जनरल आए हैं जिनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। NTA के नए डायरेक्टर जनरल ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिंक्स। जो आइबेरियन लिंक्स, ये इस तरह की कैट की एक स्पीसीज है, आइबेरियन लिंक्स। इसके जो ईयर होते हैं ये इस तरह से ऊपर को होते हैं, आइबेरियन लिंक्स के कैट की स्पीसीज है। ये पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, तो अब इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके चलते हुए ये इंडेंजर्ड कैटेगरी से वल्नरेबल कैटेगरी में आ चुकी है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब ये आ चुकी है वल्नरेबल कैटेगरी में और शेड्यूल 2 में आ चुकी है, राइट। तो अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल 14 क्लस्टर्स है जहां पे ये रहती है, आइबेरियन लिंक्स जो रहती है, ये कैट की स्पीसीज रहती है, टोटल 14 क्लस्टर्स है जो कि स्टेबल है, जहां पे ये रिप्रोड्यूस कर रही है। तो उसमें से जो 14 क्लस्टर्स है, इनमें से जो 13 है वो स्पेन के अंदर है और एक है पोर्चुगल के अंदर। और ये जो स्पीसीज है आइबेरियन लिंक्स की, ये स्पेन एंड पोर्चुगल की ही है। कहाँ की है? स्पेन एंड पोर्चुगल की स्पीसीज है ये। और अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर हम पहले का डाटा देखें तो 2001 में जो टोटल पॉपुलेशन थी इसकी 62 मैच्योर इंडिविजुअल्स थे 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर 2022 में
जो सेंसस हुई है उसके अकॉर्डिंग 648 इंडिविजुअल्स थे इसके, और जो रीसेंट सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2000 से भी बढ़ चुकी है। इसीलिए अब इसकी जो कैटेगरी है वो चेंज कर दी गई है, इंडेंजर्ड से ये आ चुकी है वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया स्टार्ट्स ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी। इंडिया ने ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी शुरू करी है अपनी एक नेबरिंग कंट्री के लिए। अभी हुआ क्या था, कुछ दिन पहले ही इंडिया में जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने इंडिया विजिट किया था। हमारे जो पीएम का 3rd टर्म चल रहा है, तो इसमें अगर कोई फर्स्ट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट किया है तो वो है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने विजिट किया, उस टाइम पे बहुत सारी दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो है ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी, जो इन्होंने दोनों कंट्रीज के बीच में शुरू कर दी गई है। ई मेडिकल जो ई वीजा होता है वो साथ ही साथ हाथों हाथ वीजा मिल जाता है, राइट। तो ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी शुरू की गई है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी जो है वो शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, विच फिल्म वन गोल्डन कूंच अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 18th एडिशन चल रहा है, तो जिसमें गोल्डन कूंच अवार्ड कौन सी डॉक्यूमेंट्री को मिला है? तो डॉक्यूमेंट्री का नाम है गोल्डन थ्रेड। डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? गोल्डन थ्रेड को मिला है गोल्डन कूंच अवार्ड। इससे पहले हमने देखा था कि जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो इनॉग्रेशन हुआ था, इनॉग्रल जो सेरेमनी हुई थी, तो उस टाइम पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर थे सुबैया नल्लामुथु, उनको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुबैया नल्लामुथु, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। और ये जो फिल्म फेस्टिवल था ये 15 जून से लेकर 20 जून तक ये चला था। तो इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड सोर मिल्क को मिला है, जो कि इस्टोनिया की है। बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म का अवार्ड जीमा को मिला है, पोलैंड की है ये। प्रमोदपति अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल फिल्म का अवार्ड मिला है द ओल्ड यंग क्रो, जो कि जापान की है, राइट। नेक्स्ट है, हु वन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन टीसीएस कोड विटा। टीसीएस कोड विटा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोडिंग कंपटीशन है, कोडिंग कॉन्टेस्ट है, जिसका नाम गिनीज बुक में भी आ चुका है, टीसीएस कोड विटा। तो किसने जीता है ये? आईआईटी दिल्ली का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कलश गुप्ता। कलश गुप्ता ने जीता है। कहाँ का है ये? आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है जिसने जीता है टीसीएस कोड विटा। अब जो टीसीएस कोड विटा है, रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है जो जीता है। तो कलश गुप्ता आईआईटी दिल्ली के ये एक स्टूडेंट है, राइट। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा रिस्पांस सिमुलेशन एक्सरसाइज। एवियन इन्फ्लुएंजा रिस्पांस सिमुलेशन एक्सरसाइज रिसेंटली हुई है, भोपाल के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है, मध्य प्रदेश भोपाल में ये एक्सरसाइज हुई है। तो इसमें है कि इन केस इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा का कोई केस आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से उससे हम बच सकते हैं, ये सब बातें उसमें हुई थी, राइट। नेक्स्ट है, नेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट कौन सी है? डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, राइट। कंट्री के अंदर ही जो एयरलाइंस चलती है तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन। तो वर्ल्ड की कौन सी कंट्री में सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन है? तो वो है यूएसए के अंदर। यूएसए में है सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। तो सेकंड पोजीशन इसमें चाइना की आ जाती है और इंडिया का रैंक है इसमें 3rd, और 4th रैंक है ब्राजील का। रिसेंटली इंडिया ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इंडिया बन चुका है।
तो इंडिया का थर्ड स्पॉट है। डोमेस्टिक कैपेसिटी हमारी है 1.55 करोड़ की। पिछले एक महीने में हमने 11.2% तक की ग्रोथ इसमें देखी गई है डोमेस्टिक कैपेसिटी में इंडिया की। 2014 की बात करें तो 2014 में इंडिया की सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 80 लाख थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है 1.55 करोड़ हो चुकी है। और इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 6.9%, जो कि टॉप 5 कंट्रीज में से सबसे ज्यादा है। और इंडिया का जो सबसे बिजिएस्ट रूट है, इंडिया का बिजिएस्ट रूट, डोमेस्टिक बिजिएस्ट रूट इंडिया का है दिल्ली मुंबई। इंडिया का जो बिजिएस्ट रूट है वो है दिल्ली मुंबई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका रैंक कौन सा है, 8th रैंक है। इंडिया के अंदर टॉप पे जो है डोमेस्टिक का बिजिएस्ट रूट है वो है दिल्ली मुंबई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका रैंक है 8th। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बिजिएस्ट रूट कौन सा है, डोमेस्टिक बिजिएस्ट रूट। तो डोमेस्टिक बिजिएस्ट रूट है जेजू एंड सियोल, साउथ कोरिया में है ये, जेजू एंड सियोल के बीच का जो रूट है डोमेस्टिक एयरलाइन का। तो इसमें 1.2 मिलियन सीट्स है, राइट। तो अब इंटरनेशनल बात करते हैं, ये तो डोमेस्टिक की थी ना, डोमेस्टिक बिजिएस्ट रूट कौन सा है। तो इंटरनेशनली जो बिजिएस्ट रूट है वर्ल्ड का वो है हांगकांग एंड ताइपेई के बीच में, हांगकांग एंड ताइपेई के बीच में। तो कितने पैसेंजर्स है इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 6.25 लाख सीट्स यहाँ पे ऑफर करी जाती है, राइट। 5,86,454 सीट्स। नेक्स्ट है, हु विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो चुके हैं, जो कि 2 अक्टूबर से सेक्रेटरी जनरल बन जाएंगे, राइट। कब से ये चार्ज इनका शुरू होगा, 2 अक्टूबर से ये शुरू होगा। फिलहाल के लिए है जेंस स्टोल्टन, और नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, मार्क रुते, राइट। नए सेक्रेटरी जनरल कौन है नाटो के, मार्क रुते, जो कि 2 अक्टूबर से अपना चार्ज जो है वो ले लेंगे। 2 अक्टूबर से इनका जो है शुरू हो जाएगा टर्म। अभी तक के लिए है जेंस स्टोल्टनबर्ग, राइट। नाटो की बात करें, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है बेल्जियम के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स है इसके 32। टोटल मेंबर्स कितने हैं नाटो के, 32। और रीसेंट मेंबर कौन सा है, रीसेंट मेंबर है स्वीडन, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम में। टोटल मेंबर्स 32 है, और रीसेंट मेंबर कौन सा है, स्वीडन। कब एग्जिस्टेंस में आया था नाटो, नाटो बना था 1949 के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द चीफ प्रीस्ट एट अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी। अयोध्या राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई थी, तो उस टाइम पे चीफ प्रीस्ट जो थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो चीफ प्रीस्ट कौन थे, तो उनका नाम था आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित। नाम क्या था चीफ प्रीस्ट का, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित, राइट। नेक्स्ट है, विच बैंक गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर APY इम्प्लीमेंटेशन। APY क्या है, अटल पेंशन योजना। APY क्या है, अटल पेंशन योजना। तो इसके लिए कौन सी बैंक को नेशनल अवार्ड मिला है APY इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो बैंक का नाम है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। अटल पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना के अंदर वो लोग जिनकी एज 18 से लेकर 14 इयर्स के बीच में है, 18 से 14 इयर्स की एज ग्रुप के लोग जो कि इनकम टैक्स नहीं दे रहे, राइट, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे, तो वो अपने आप को अटल पेंशन योजना के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट उनको कब मिलेगा, 60 इयर्स के बाद। जब 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए जिनकी एज 18 से 14 इयर्स के बीच में है वो इसके लिए इनरोल हो सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स नहीं भर रहे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।